प्रणब मुखर्जी की पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी का कांग्रेस पर हमला सामने आया है और ये कहा गया कि मुझे और मेरे पिता को ट्रोल किया जा रहा है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि कांग्रेस का इकोसिस्टम ट्रोल कर रहा है। अभद्र कमेंट पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। जिस तरीके से शर्मिष्ठा की ओर से उनके पिता के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया गया, इसके बाद से तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है उनकी ओर से। और ये भी कहा गया कि बीजेपी सरकार ने प्रणब जी का सम्मान किया। तो देखिए, प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी जिन्होंने कई बड़े मुद्दे उठाए, कांग्रेस की आलोचना की और उस प्रस्ताव की भी आलोचना की जिसके तहत मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग की गई। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि मेरे पिता के साथ भेदभाव किया गया। मेरे फादर का देहांत का बाद जब मैंने उनकी डायरीज पढ़ी और उनकी डायरीज की बेसिस पे मैंने किताब भी लिखी, तब उनके डायरीज से मुझे पता चला कि ये जो प्रेसिडेंट्स के देहांत के बाद CWC की कॉन्डोलेंसेस मीटिंग्स नहीं होते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब KR नारायणन की देहांत हुई थी, कॉन्डोलेंस मीटिंग CWC की कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाई गई थी और उस कॉन्डोलेंस मीटिंग में जो मैसेज, उसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया था। ये मुझे उनका डायरी से पता चला उनके देहांत के बाद। तो जान के मुझे एक झटका लगा, बहुत दुख हुआ। तो बाबा के देहांत का बाद, जो कि खाली प्रेसिडेंट ही नहीं थे, देखिए मेरा फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता रहे। लगभग 30 साल तक वो CWC की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहे। तो उनके देहांत का बाद एक CWC एक फॉर्मल कॉन्डोलेंस पास नहीं करेगी, ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। कांग्रेस के कई नेताओं से बात की और उसमें से उदित राज भी एक हैं, आप जानती होंगी, और उन्होंने कहा कि प्रणब दा को जो जगह कांग्रेस ने दी उससे बड़ी जगह नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात हरदम करते आए। क्या कहें? अब ये कहाँ से कांग्रेस के साथ विश्वासघात किए, तो आप उदित राज से ही पूछे। इस तरह की जो बयानबाजी होते हैं, मैं उसको बताना ही नहीं चाहती हूँ, उसमें मैं कमेंट ही नहीं करना चाहती हूँ। उदित राज जी तो खुद ही आई थिंक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए कुछ ही साल पहले। तो अगर कांग्रेस के साथ क्या विश्वासघात प्रणब मुखर्जी ने किया, तो वो आप उन्हीं से पूछिए कि क्या विश्वासघात किया। और देखिए, इस तरह की जो लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, पता नहीं, शायद ये एक मानसिकता दिखाते हैं। और ये मैं देख रही हूँ जब से मेरा किताब आया है, जिस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम मुझे और मेरे फादर को ट्रोल कर रहे हैं। खाली मुझे आप बेशक ट्रोल कीजिए, मैं तो ये बात तो मैं बोल रही हूँ ना, ये बात तो मेरा फादर नहीं बोल रहा है कि कांग्रेस ने CWC के लिए नहीं किया। तो वो किस तरह से विश्वासघात कर सकते हैं? या अगर कांग्रेस की क्रिटिसाइज करूँ तो आप मुझे बेशक बोलिए, लेकिन ये शायद एक तरह की मानसिकता है जो कि अभी कांग्रेस में छा गए हैं। तो मनमोहन सिंह के नाम पर सियासत लगातार जारी है और इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है और कैसे गांधी परिवार को आड़े हाथ लिया है, आपको सुनाते हैं। कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु पर भी राजनीति करने का प्रयास किया। क्या नेहरू गांधी परिवार इस स्तर तक गिर जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर, उनकी मृत्यु पर भी राजनीति करेगा? और राहुल गांधी जी को तो देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे 2013 में किसकी सरकार थी? आपकी ही UPA की सरकार थी। आपने ही निर्णय लिया था कि कहां पर संस्कार होंगे, लास्ट राइट्स कहां पे होंगे, इन्होंने निर्णय लिया था। और देखिए, स्मारक को लेकर लगातार राजनीति जारी है, जहां जगदंबिका पाल की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस हमला कर रही है और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी इस वजह से गर्माती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। राहुल गांधी ये भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर हों, प्रणब मुखर्जी जी हों, प्रणब दादा की बेटी ने कहा कि हमारे योगदान को कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने उपेक्षा किया, उन्होंने राजीव गांधी। और इसके बाद सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं, यहाँ नरसिम्हा राव का अंत्येष्टि नहीं होने दिया उन्होंने दिल्ली में, और वो बात करते हैं
जिसमें आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सूचित कर दिया कि उनका स्मारक बनेगा। उनके परिवार को खरगे साहब ने चिट्ठी लिखी तो उनको, और इसके बावजूद उनके दाह संस्कार में स्वयं महामहिम राष्ट्रपति गए, उपराष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गई। जिस तरीके का सम्मान उनको दिया गया, हम सब लोग गए और हम सब लोगों ने श्रद्धांजलि उनको अर्पित किया। हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आन वक्त की मीटिंग थी, हमने उसको एडजॉर्न करके शोक संवेदना व्यक्त किया। सभी एमपीज को लेकर के हम उनके घर गए, उनके पत्नी से मिलकर के हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। और आज उस मनमोहन सिंह जी को भी जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है, अब इसके बावजूद इस उनके शोक पे जब 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाए तो इसको राजनीति कर रहे हैं। इतने घटिया स्तर की राजनीति करेंगे राहुल, और इसीलिए आज जनता ने उनको ठुकरा दिया। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। अपने अपने वादों और दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी की ओर से अपनी अपनी ओर से वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार वोटर्स किसके पक्ष में जाते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों की कसमसाहट चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप ने राजधानी का चुनावी माहौल सेट कर दिया है और वादों दावों के सहारे जीत का फॉर्मूला फिक्स करने की कोशिश तेज हो गई है। और हमेशा की तरह इस बार भी वादों की सबसे बड़ी पोटली आम आदमी पार्टी लेकर आई है, जिसने मुफ्त बिजली स्कीम के बाद दिल्ली की महिला वोटर्स को 2100 रुपए देने का वादा करके अपना सबसे बड़ा चुनावी पासा फेंक दिया है। लेकिन हैरानी ये है कि चुनाव से पहले ब्रह्मास्त्र फेंकने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर आशंकित है। आपको ये डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली में इस बार कमल ना खिल जाए। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। केजरीवाल का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में हरियाणा और महाराष्ट्र की रणनीति अपनाकर उनका वोट काटने का कुचक्र रच रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी आप पर पहले ही फर्जी वोटर तैयार करने का आरोप जड़ चुकी है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार केजरीवाल ने नए सिरे से बीजेपी पर आरोप क्यों चढ़े। उनके आरोपों की बिछाए पिच पर बैटिंग करने आप नेता संजय सिंह उतर आए और उन्होंने अपने परिवार के वोट का वास्ता देकर बीजेपी को घेरने के लिए पूरा माहौल सेट कर दिया। लेकिन बीजेपी भी कहां चुकने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने कमान संभाला तो एक एक करके आपके सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, 2 बार दे दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहां से? आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो हमने इलेक्शन कमीशन को कल भी एक शिकायत भेजी है, आज फिर भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 24 तारीख से लगातार जो नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसी वोटों की जांच पड़ताल करे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप है कि केजरीवाल रोहिंग्या के कंधे पर सवार होकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, जिसे बीजेपी जनता के सामने ला रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी रोड़े की तरह लग रही है। देखिए, अगर देश में कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में अगर कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको
हरदीप पुरी जी ने बसाया है और इस बात की जानकारी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर दी थी। जहां तक आपने देखा होगा कि हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं कि कैसे भाजपा जेन्युइन वोटर्स के नाम कटाने का प्रयास कर रही है। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहाँ लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है। कुल मिलाकर भारी ठंड के बीच दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप के इस नए दौर ने गर्मी बढ़ा दी है। आप और बीजेपी दोनों के एक दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। देखना ये है कि दिल्ली की जनता किसकी बातों पर यकीन करती है और किस पर डाउट करके आउट।